हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं क्लास 7 के हिस्ट्री के चैप्टर रीजनल कल्चर। तो शुरुआत करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। अगर हम लोग इसके इंट्रोडक्शन में देखें तो यहाँ पर दिया गया है रीजन और रीजनल, इन दोनों के क्षेत्र में जो कल्चर हमें देखने को मिलता है इसे ही कहा जाता है रीजनल कल्चर। इसे ही हम लोग रीजनल कल्चर कहेंगे। अब ये रीजन हम लोग कैसे स्पेसिफाई करेंगे, जैसे आज के समय में अगर हम देखें, अगर ये पूरा का पूरा भारत है तो भारत के अंदर हमें देखने को मिलता है कि ये कई स्टेट्स में बटे हुए हैं। ठीक, अगर बात करें उन समय की, जो मीडिएवल हिस्ट्री की बात की जा रही है, तो इस समय में भी भारत के कई हिस्से हैं जो कि इसी तरह प्रांत में बटे हुए थे। अब प्रांत में ये बटे हुए थे तो इन सभी क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ लोगों के द्वारा बोला गया जो लैंग्वेज होता है वो डिफरेंट होता है। किसी भी अन्य रीजन में हमें देखने को मिलता है कि इन सब के भाषा में हमें बदलाव देखने को मिलता है। इसके अलावा हमें इसके खान पान में भी बदलाव देखने को मिलता है। आज के समय में भी हम लोग जैसे राज्य में अगर हम लोग देखते हैं, अलग अलग राज्य में अलग अलग संबंधित खाना खाया जाता है, यानी कि फूड्स में हमें बदलाव देखने को मिलता है। इसके अलावा क्लोथ्स में यानी पहनावे में भी हमें डिफरेंट देखने को मिलता है। ठीक इसी प्रकार उस समय में अलग अलग रीजनल्स में, अलग अलग रीजन्स में हमें जब पहनावे में डिफरेंस देखने को मिलता है, और इसके अलावा कहा जा रहा पोएट्री के अंतर्गत, और जब नृत्य या डांस के अंतर्गत, या फिर म्यूजिक और पेंटिंग, ये सभी जो हैं सभी हमारे कल्चर के एक पार्ट हैं, जिसके तहत हमें अगर इन सब में बदलाव देखने को मिलता है तो हम इसे रीजनल कल्चर स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये सभी अलग अलग रीजन से आते हैं। तो फिर इस चैप्टर में अब हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं वो अब देख लेते हैं। जैसे इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहला टॉपिक जो आने वाला है हमारा वो है द चेरास एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। मतलब इसमें हम लोग देखेंगे चेरास वाले क्षेत्र में किस प्रकार से मलयालम लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। फिर दूसरा जो टॉपिक है वो होगा रूलर एंड रिलीजन ट्रेडिशन द जगन्नाथ कल्ट। तो ये द जगन्नाथ पुरी जो है, इस स्थान पर हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार रूलर और यहाँ पर कैसे यहाँ रिलीजन ट्रेडिशन को फॉलो किया जा रहा था। फिर इसके पश्चात हम लोग तीसरा जो टॉपिक है वो देखने वाले हैं द राजपूत एंड ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म। मतलब किस प्रकार से राजपूत के कल्चर में ही हमें हीरोइज्म का ट्रेडिशन देखने को मिलता है, यह इस टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो है बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर द स्टोरी ऑफ कथक। मतलब अब यह देखने वाले हैं कि ये जो कथक है, कथक जो एक क्लासिकल डांस है, ये इसका उदय कहाँ से हुआ, किस प्रकार यह हमारे इस कल्चर में आया है। फिर इसके पश्चात हम लोग कुछ क्लासिकल डांस है इनके बारे में जानने वाले हैं कि कितने प्रकार के क्लासिकल डांस आज के समय में हमें देखने को मिलते हैं। जिसके पश्चात हम लोग देखेंगे पेंटिंग फॉर पैट्रॉन्स द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स। यानी इसमें हम लोग देखने वाले हैं मिनिएचर पेंटिंग्स जो है उसका ट्रेडिशन कहाँ से आया है, और पैट्रॉन्स के लिए पेंटिंग्स तैयार किया जाना कब से शुरू किया गया है। फिर इसके पश्चात हम लोग देखने वाले हैं ए क्लोजर लुक बंगाल। यानी बंगाल के ऊपर एक पूरा केस स्टडी है, उस स्थान के बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि मीडिएवल पीरियड में किस प्रकार से यहाँ पर का ट्रेडिशन चलता था, यहाँ पर किस प्रकार रीति रिवाज फॉलो किए जाते थे। जिसके बाद आ जाता है पीर्स और टेम्पल्स, जिसको हम लोग एक क्लोजर लुक दे करके देखने वाले हैं कि क्लोजली उस समय में पीर्स और टेम्पल्स
इन सब का कैसा ट्रेडिशन फॉलो किया जाता था। और इसके बाद आ जाता है फूड से रिलेटेड, यानी फिश और फूड, खान पान उस समय में किस प्रकार होती थी। तो फिर अब देखते हैं चैप्टर का पहला टॉपिक, जो कि है द चेरास एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। मतलब चेरास वाले क्षेत्र में, चेरास वाला क्षेत्र कहाँ है, तो चेरास वाला क्षेत्र हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। चेरास वाले क्षेत्र में मलयालम लैंग्वेज का कैसे डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले अगर चेरास वाले क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर जो किंगडम है वो इस्टेब्लिश किया गया था महोदयापुरम में। महोदयापुरम में 9th सेंचुरी में सदर्न वेस्ट पार्ट, जो कि पेनिनसुला का है। पेनिनसुला मतलब वो लैंड जिसके तीनों तरफ आपको पानी देखने को मिलता है, तीनों तरफ आपको जल देखने को मिलता है। तो इस रीजन वाले क्षेत्र में कहा जाता है जो लैंग्वेज है वो मलयालम बोला जाता था। अब ये मलयालम लैंग्वेज बोला कैसे जाता था, ये हमें पता कैसे चलता है, तो हमें पता चलता है इन इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि यहाँ पर मलयालम लैंग्वेज बोला जाता था। तो यहाँ पर कहा जाता है कि रूलर जो है, रूलर ने ही इंट्रोड्यूस कराया था मलयालम लैंग्वेज, और इनके स्क्रिप्ट्स जो है इंस्क्रिप्शन पर जो आपको लिखे हुए मिलते हैं रूलर के ही द्वारा इंट्रोड्यूस कराने के पश्चात हमें यह देखने को मिलते हैं। और तो और इसके अलावा कहा जाता है कि यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज के तौर पर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मलयालम लैंग्वेज में ही रखा जाता था। फिर इसके बाद कहा जा रहा है एट द सेम टाइम द चेरास ऑल्सो ड्रू अपॉन सांस्कृतिक ट्रेडिशन। मतलब कहा जा रहा है ठीक इसी समय में हमें यह भी देखने को मिलता है कि चेरास में रहने वाले लोग सांस्कृतिक ट्रेडिशन को भी फॉलो करते हैं। और तो और इसके बाद कहा जाता है टेम्पल थिएटर ऑफ केरला बोरोड स्टोरीज फ्रॉम सांस्कृतिक एपिक्स। मतलब यहाँ पर जो आपको टेम्पल्स के अंदर थिएटर, यानी कि टेम्पल्स के अंदर जो उस समय में कथा सुनाए जाते थे या कहानियाँ जिस तरह से दिखाई जाती थी, उसके भी अंदर हमें सांस्कृतिक एपिक्स के माध्यम से ही स्टोरीज को लिया जाता था। फिर इसके बाद कहा जाता है लिटरली वर्क इन मलयालम आर डायरेक्टली इंडेप्थ टू संस्कृत। इसका अर्थ यह है कि संस्कृत भाषा के द्वारा ही मलयालम को लिया जाता था किसी भी कार्य को करने के लिए। अब इसके पश्चात हमें जो लीलाती लाकम नाम की हम लोगों को एक बुक देखने को मिलती है। मतलब लीलाती लाकम नाम की एक बुक है जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि सेंचुरी टेक्स्ट डीलिंग विथ ग्रामर्स एंड पोएटिक्स वाज कंपोज्ड इन मणिपर्वल्लम। तो मणिपर्वल्लम जो है ये एक लैंग्वेज हमें देखने को मिलता है, और इस लैंग्वेज में कहा जा रहा है कि जिसके तहत हमें देखने को मिलता है कि ग्रामर्स और पोएटिक्स को कंपोज करके बताया गया है। तो मणिपर्वल्लम अगर लैंग्वेज की बात करें तो ये एक मिक्सचर है। मिक्सचर आपको कौन कौन से लैंग्वेज का देखने को मिलता है, एक तो हमें तमिल लैंग्वेज और इसके साथ संस्कृत लैंग्वेज, इन दोनों को मिला करके, यानी इन दोनों का एक मिक्सचर है मणिपर्वल्लम लैंग्वेज। फिर इसके पश्चात अब देखने को हमें मिलता है कि डायमंड्स एंड कोरल्स की बात की जा रही है, रेफरिंग टू द टू लैंग्वेज संस्कृत एंड द रीजनल लैंग्वेज। तो इसमें कहा जा रहा है, रेफर किया जा रहा है कि जो डायमंड है, डायमंड किसे बताया जा रहा है, तो डायमंड बताया जा रहा है यहाँ संस्कृत लैंग्वेज को, और वहीं कोरल्स जो है, कोरल्स के बराबर कहा जा रहा है जो यहाँ के रीजनल लैंग्वेजेस हैं। तो फिर अब शुरुआत करते हैं चैप्टर का दूसरा टॉपिक, जो है रूलर एंड रिलीजियस ट्रेडिशन द जगन्नाथ कल्ट। यानी जिस प्रकार हम लोग पिछले चैप्टर में देखते आए हैं कि कुछ लोग थे जो शिव को फॉलो करते थे, कुछ लोग थे जो विष्णु को फॉलो करते थे। ठीक इसी प्रकार उड़ीसा के पुरी के स्थान पर हम लोग देखने वाले हैं कि जगन्नाथ को पूजा करते हैं। अब जगन्नाथ हम लोग किसे कहते हैं, यहाँ पर जैसे 3 यहाँ पर आपको मूर्ति देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर 3 मूर्ति हैं, जिसमें से एक है श्री कृष्ण
और ये जो बीच में आपको देखने को मिल रहा है ये है सुभद्रा, और तीसरे नंबर पर है बलराम। तो इन तीनों की यहाँ पर पूजा की जाती थी। अब यहाँ के लोकल ट्राइबल पीपल की बात करें, लोकल ट्राइबल पीपल के बारे में कहा जाता है कि रेड ब्लैक, तो लोकल ट्राइबल पीपल जो है इसके बारे में कहा जाता है कि ये लोग एक वुडन इमेज तैयार करते थे अपनी डाइटीज की। तो अपनी ये तीनों जो देवी देवताएं हैं इनके ये वुडन इमेज यानी कि लकड़ी के ये मूर्तियां बनाए करते थे, which suggests that the deity was originally a local god, जिसे लोकल गॉड के तौर पर पूजा जाता था, इसे ही यहाँ का लोकल गॉड माना जाता था। Who was later identified with विष्णु, जिसे कि आज के समय में अब हम लोग देखते हैं विष्णु भी कहा जाता है। फिर कहा जाता है इन 12th सेंचुरी अनंत वर्मन के द्वारा जो है टेम्पल को सही करवाया गया था, उसे ठीक करवाया गया था। ये राजा जो अनंत वर्मन थे रूलर। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं इन 2030, इस समय में राजा होते हैं अंगभीमा 3, जो कि इनका कहना होता है कि ये जो पूरा किंगडम है, ये पूरा किंगडम तो हमारे जो देवी देवता हैं उनके लिए समर्पित है, लेकिन ये अपने आप को यानी खुद को डेप्यूटी ऑफ गॉड भी कहते हैं, यानी कि गॉड के बाद वह कहते हैं कि हम हैं और फिर इसके बाद ये पूरा किंगडम है। फिर इसके बाद ये आप देख सकते हैं जगन्नाथ पुरी जो है ये टेम्पल, जो कि आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है, और वही अंगभीमा का ये आपको स्टोन का स्कल्पचर देखने को मिलता है अंगभीमा 3 का। फिर इसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेम्पल एंड रिलीजियस कल्ट, यानी किस प्रकार यहाँ पर आपको देखने को मिलता है टेम्पल्स और यहाँ पर के धार्मिक पंथ की स्थापना की गई। द टेम्पल गेन इम्पोर्टेंस एज ए सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज। तो कहा जा रहा है कि ये जो टेम्पल है आपको देखने को मिलता है कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस ये गेन कर चुका है सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज का। मतलब कि आज की भी अगर बात करें तो आज हम जब 4 धाम का जब नाम लेते हैं तो इसमें एक हमें जगन्नाथ पुरी भी देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार हम यह समझ सकते हैं कि उस समय में भी इसकी क्या इम्पोर्टेंस रही होगी। फिर इसके पश्चात हमें देखने को मिलता है कि यहाँ जिस प्रकार से इस टेम्पल की इम्पोर्टेंस बढ़ती चली जाती है, यहाँ पर सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स जो हैं वो भी इंक्रीज होते चले जाते हैं इन टेम्पल से रिलेटेड। जैसा इसके प्रभावित अगर देखें तो जो पहले पॉइंट में दिया गया है ऑल दोज हु कॉन्कर्ड उड़ीसा, यानी हम लोग जो इससे पहले देखते हैं अनंत वर्मन और उसके बाद अंगभीमा, इसके पश्चात हम यह देखते हैं कि यहाँ पर मुगल्स का भी राज रहा, मराठा एम्पायर भी रहे, और वहीं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। इन सब ने काफी बार कोशिश की इस टेम्पल के ऊपर अपना कंट्रोल पाने के लिए। दे फेल्ट दिस दैट वुड मेक देयर रूल एक्सेप्टेबल टू लोकल पीपल। उनका यह मानना था कि अगर उन्होंने टेम्पल्स पर कंट्रोल स्थापित कर लिया तो यहाँ पर के जो लोकल पीपल हैं वो भी उन्हें आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे एज ए रूलर। तो अब हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के तीसरे टॉपिक जो है द राजपूत एंड ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म। अब यहाँ पर ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म इसलिए कहा जा रहा है कि हमें यह देखने को मिलता है इतिहास में जो राजपूत हैं वो काफी बहादुरी से लड़ाई लड़ते हैं। प्रेजेंट डे अगर आज के समय की बात करें तो ये जो राजपूताना वर्ड है, ये जो राजपूताना कहा जाता था, ये ब्रिटिश के द्वारा बुलाया जाता था इनको। देयर आर सेवरल ग्रुप्स हु आइडेंटिफाई देमसेल्फ, यानी आज के समय में अब कहा जाता है कि कई ऐसे राजपूत हैं जो
भारत के नदर्न और सेंट्रल इंडिया वाले क्षेत्र में अभी भी रहते हैं। यानी आज के समय में हमें राजपूत सिर्फ राजस्थान में नहीं देखने को मिलते हैं, इनके अलावा बाकी भारत के जो क्षेत्र हैं वहां पर भी हमें यह देखने को मिलते हैं। फिर इसके अलावा कहा जाता है कि कई और भी लोग हैं जो राजपूत के अलावा राजस्थान के अंदर रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि राजस्थान के अंतर्गत सिर्फ हमें राजपूत ही देखने को मिलते हैं, अदर देन राजपूत भी देखने को मिलते हैं। लेकिन राजपूत जो हैं इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, इनको माना जाता है कि यहाँ जो आपको डिस्टिंक्टिव कल्चर देखने को मिलते हैं राजस्थान के अंतर्गत, इनका योगदान इसमें काफ़ी ज़्यादा है। जैसे बात करें यहाँ पर के किले, यहाँ पर का नृत्य और यहाँ पर का जो समाज है इनको। फिर अब बात करें इस टॉपिक की, तो हमें देखने को मिलता है कि हम अब तक क्या साउथ में देखें तो केरला वाले क्षेत्र में हमें चेरास देखने को मिले थे, इसके बारे में हमने पहले टॉपिक में क्लियर किया। वहीं जो दूसरा टॉपिक था वो दूसरा टॉपिक था द जगन्नाथ कल्ट, और इसके तहत यहाँ जो आपको पुरी देखने को मिलता है, ये पुरी वाला क्षेत्र, यहाँ इसके बारे में हमने पढ़ा। और इसके पश्चात हम बात करें तो अब जो है टॉपिक ये है राजपूताना और ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म। तो इसमें हम राजस्थान के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी इस क्षेत्र को, इन तीनों क्षेत्रों को हम लोग अब तक कवर कर चुके हैं। फिर इसके पश्चात अब कहा जाता है कि ये जो कल्चरल ट्रेडिशन हमें देखने को मिलता है राजस्थान और राजपूत में, ये कहीं ना कहीं लिंक्ड है आइडियल एंड एस्पिरेशन ऑफ रूलर। मतलब कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं यह लिंक्ड है रूलर्स के एस्पिरेशन से। रूलर्स के एस्पिरेशन से कैसे? जैसे कहा जा रहा है कि रूलर्स जो है वो चेरिश करते हैं जो भी बिल्कुल हीरो की तरह लड़े वायलेंटली, और तो और कहा जाता है कि अक्सर वह अपने लिए डेथ चूज करें, यानी कि मृत्यु ज्यादा बढ़िया होगा उनके लिए बैटलफील्ड में हार का सामना करने से, यानी कि हार का सामना करने से ज्यादा बेहतर यहाँ कहा जा रहा है कि जो मृत्यु को चूज करते हैं, डेथ को चूज करते हैं, वो बड़े योद्धा कहलाएंगे और उन्हें ज्यादा चीयर किया जाएगा, उन्हें शाबाशी दी जाएगी। फिर कहा जाता है कि स्टोरीज अबाउट राजपूत, इन सब के जो स्टोरीज होते हैं इन सब को रिकॉर्ड किए जाते हैं इन पोएम्स, कविता के माध्यम से, गाने के माध्यम से, और स्पेशली ट्रेंड मिनिस्ट्रल्स जो होते हैं उनके द्वारा यह प्रिपेयर करवाया जाता है। फिर इसके पश्चात कहा जाता है कि ऑर्डिनरी लोग जो होते हैं, आम आदमी जो होते हैं, अक्सर इन सभी कहानियों से काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं, काफी ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ऑफ एन डेपिसिटेड ड्रामेटिक सिचुएशन एंड रेंज ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन, और इनके साथ हमें देखने को मिलता है कि काफी ज्यादा इनका बड़े रेंज में हमें देखने को मिलता है कि इमोशंस जुड़ जाता है। तथा इसके पश्चात अब कहा जाता है कि जितने भी यहाँ हमें कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं, इन सब का अगर कारण की बात करें, कॉजेस की बात करें, तो ये बताया जाता है कि या तो यह वुमेन को प्रोटेक्ट करने में हमें देखने को मिलता है कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, या फिर वुमेन को जीतने में एक दूसरे से, मेन जो है एक दूसरे से फाइट करते हैं। कई बार कहा जाता है कि जो वुमेन है वह अपने आप को, अगर उनके हस्बैंड जो हैं वो अगर युद्ध में मारे जाते हैं तो अपने आप को कुछ इस प्रकार हमें देखने को मिलता है कि अपने आप को अग्नि में समर्पित कर देती है।